हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर राघव सर चैनल पर। दोस्तों समीकरण है सातवां सवाल है, प्रश्नावली 3.1 का सातवां सवाल है। ठीक है, अवयव हैं दो, बीच में बराबर लिखा है, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ, A11 पर A-B है। ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12 है और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 21 और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव A22 है। एक अवयव इस वाला है और एक अवयव इधर -1 वाला है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न ये बेसिक लेवल है एक प्रकार से। अगर आपको मालूम, अगर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन तो आपको मालूम होगा। ठीक है, A11 एक प्रकार से A-B A11 है, बीच में बराबर लिखा है तो -1 A11 है। आप इससे ABCD के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या A11 पर A11 जो है, ठीक है, पहली पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है, और A-B पहली पंक्ति का पहला -1 A11 पर दूसरे अवयव है। ठीक, A12 पर 5 है, इधर A12 पर 2A+C है। ठीक है, पहले आपको इतना तो मालूम होगा, बेसिक लेवल अगर नहीं पढ़ा होगा तो किस काम का भाई। ठीक है, बेसिक लेवल तो आप जानते ही होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? A11 पर A-B है, A12 पर 2A+C है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा? चलो इसका ऐसा करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। कन्फ्यूज हो रहे हो कि A11 व A12 क्या लिख दिया है। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, हटाओ। इतना समझो, A-B बराबर -1 लिखा है। ये भी इस वाला अवयव, दोनों अवयव बराबर हैं तो पहला अवयव बराबर हुआ। ठीक है, A-B बराबर -1। ठीक है, 2A+C बराबर 5। देखिए दूसरा अवयव है दूसरे नंबर पर, दूसरा अवयव लिख लीजिए। और समीकरण एक A-1 से एक समीकरण 4 समीकरण बना, 4 अवयव हैं तो 4 समीकरण बना दीजिए। 2A+C बराबर 5, दो समीकरण 2A-B बराबर 0 3 और 3C+D बराबर 5 13, 4 समीकरण मान लीजिए। ठीक है, 4 समीकरण बना ली, 4 अवयव में 4 समीकरण बना ली। अब ABCD के मान क्या आ सकते हैं। समीकरण एक से देखिए, ए को अगर इधर रखेंगे तो बी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ए का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण एक से चलते हैं, A-B बराबर -1 है। ठीक है, वहाँ देख लेना -1 लिखा है। ठीक है, A-B बराबर माइनस, अब B को उधर भेज देंगे तो -1 रहेगा, लेकिन B प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान, अब देखिए ये A का मान किस में धरें जिसमें आसानी से मान प्राप्त हो जाए। समीकरण शायद 3 सही लग रहा है। A-B बराबर -1 है। देखिए पहली समीकरण और तीसरी कुछ लग रहा है मिलता जुलता, और दूसरी और चौथी कुछ एक से समीकरण लग रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पहली और तीसरी, दूसरी चौथी, ये मैंने अपने हिसाब से बताया। आपको जो सही लगे आप उसको पहले मतलब आंसर न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। ए का मान हो गया। हम समीकरण 3 में रखेंगे ए का मान। ठीक है, ए का मान रखेंगे तो दोनों बी एक जैसी हो जाएंगे और कट के बी का मान आ जाएगा। ठीक, ए मान समीकरण 3 में रखने पर, ए मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है हमारी, 2A-B बराबर 0। ठीक है, अब दोनों बी एक जैसी हो जाएंगी तो बी का ही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी कभी आप मान लिखते हैं तो ब्रैकेट लगा के लिखिए, इससे प्लस माइनस का कोई गलती नहीं होती प्लस माइनस में। ठीक है, ब्रैकेट टू की गुणा हो जाएगी 2B, और एक बी कैंसिल हो जाएगी तो -2 और प्लस की एक बी बचेगी बराबर 0। बी इधर ही रहेगा तो -B उधर चला जाए, -2 उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो बी का तो मान ज्ञात हो गया। देखिए -2 था उधर चला गया प्लस में हो गया। ठीक है, तो बी का मान तो आ गया। अगर हम यही मान समीकरण 1 में रख दें तो ए का मान प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त। इसमें क्या कठिन है भाई, बी का मान मालूम है, ए का मान याद करना है, समीकरण 1 में रख देंगे। क्यों कन्फ्यूज होना। ठीक है, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर। अच्छा जी बताइए, अगर एक का मान रख देंगे बी का मान तो हमें ए का मान क्या आएगा, सोचिए तब तक। देखिए 2 उधर चला जाएगा प्लस, तो 2 में से माइनस, प्लस का वन आंसर आएगा। देखते हैं सही है क्या। समीकरण 1 में रखने पर बी का मान, ठीक है, समीकरण 1 है A-B बराबर -1 और बी का मान मालूम है, इसलिए बी माइनस का तो 2 भी माइनस का हो जाएगा। लेकिन 2 उधर प्लस में भेज देंगे। ठीक है, तो -1 रहेगा इधर, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का। ए का मान याद कर लिया, बी का मान याद कर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं। अब हमें सी और डी का मान क्या करना है, सी और डी भी बाकी है। तो सी क्या है, सी, ए का मान मालूम है, सी का मान क्या करना बहुत आसान है। तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 सही रह गया, हाँ 2 से सही रहेगा। समीकरण 2 से समीकरण हमारी 2 क्या है, 2a + c, ठीक है, 2a + c बराबर 5, ठीक है, 5 है सही। ए का मान आपको मालूम है, बिल्कुल एक मान आया था, ध्यान होगा। c बराबर 5, 2 + c बराबर 5, c इधर ही रहेगा, 2 इधर चलेगा, माइनस का हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा 3, 5 में से जो घटाएंगे तो 3 ही तो बचेगा। c का मान याद कर लिया। अब d का मान करते हैं। समीकरण 4 से देखिए, c का मान रखते ही d का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 4 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखने पर जो आपको सही भाषा लगे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। 3c + d बराबर 13, c का मान मालूम है 3, बिल्कुल मालूम है। 3 3 9 + d बराबर 13, d इधर ही रहेगा, 9 उधर चला जाएगा, 13 में से 9 बच्चे 4, 13 में से 9, हाँ 4 ही बचे, 13 में से 9 4, ठीक है। a b c d के मान ज्ञात। देखिए अब भी आपको कुछ कठिन लग रहा हो, a b c d के मान ज्ञात कर लिए। देखिए फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, सही समझा देते हैं। देखिए 2 अवयव हैं जो बराबर हैं, पहले अवयव का पहले अवयव से 4 समीकरण बनेंगी, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से, और चौथे वाली अवयव का चौथे वाले अवयव से, ठीक है। समझ गए, समीकरण बना लेंगे, 4 समीकरण बना लेंगे, फिर आपको जो समीकरण सही लगे उसे अपने अपना मान ज्ञात करना। लेकिन हम बता रहे हैं जो हमने किया, समीकरण 1 से ए का मान प्राप्त किया, फिर यही मान समीकरण 3 में रखा, हमें बी का मान प्राप्त हुआ, फिर बी से ए का मान रखा तो ए का मान मिल गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं जैसे मैंने किया, आप अपने मन से इसका चाहे पहले आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम समीकरण 2 से हल करा, फिर हमने सी का मान प्राप्त करा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए देखिए कोई अवयव होता है उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, और m × n आपको मालूम हो कि m × n कोटि होती, m माने पंक्ति, अवयव की पंक्ति को m से लिखते हैं और n को स्तंभ से लिखते हैं, m × n कोटि होती है, ठीक है, मैट्रिक्स m × n कोटि होती है। एक वर्ग अवयव क्या होता है भाई, वर्ग से कुछ ध्यान आ रहा है आपको, वर्ग से स्क्वायर, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर, वर्ग तो मालूम ही होगा भाई। वर्ग कहें कि 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप कैसे याद करेंगे वर्ग, मतलब वर्ग स्क्वायर, इतना तो समझ में आ रहा है, अवयव भी नहीं, सिर्फ इतना समझो एक वर्ग है। तो वर्ग तो भाई अब 2 की 2 से गुणा करते तब 4 आता है, ठीक है। वर्ग ऐसे ही कोई हमने एक अवयव लिया, A11, A12, A21 और A22, यानी ये वर्ग अवयव कैसे, देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ठीक है। m × n कोटि भी लिखते हैं इसकी, ठीक है। 11 का पहला अवयव होता है और पंक्ति को m से प्रदर्शित करते हैं, रो को n से प्रदर्शित करते हैं, पंक्ति को m से प्रदर्शित करते हैं और n को स्तंभ कहते हैं, ठीक है, रो कॉलम भी कहते हैं जिन्हें रो कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। m × n बराबर अवयव की संख्या, जब भी कभी कहे कि अवयव की संख्या बताओ तो m × n उसकी कोटि में गुणा हो जाती है और अवयव की संख्या आ जाती है, ठीक है, अवयव की संख्या ज्ञात हो जाती है। m × n बराबर अवयव की संख्या, इसमें पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ भी कितने हैं 2, तो फिर क्या इसका मान ज्ञात करना। देखिए अभी बताते हैं वर्ग अवयव कौन होते हैं, आज बता देंगे आपको कि वर्ग अवयव क्या होता है। इसमें पंक्ति भी 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं, ठीक है, तो 2 × 2 × बराबर 4, ठीक है। इसमें आपने एक चीज़ देखी कि m n बराबर है, जब भी कभी m n बराबर हो, सीधी भाषा में समझो कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, यानी जिसके रो और कॉलम समान हो, इसके m × n दोनों बराबर हों, जिसमें भाषा आपको सरल लगे ऐसा समझिए, जिसकी पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं, उसमें देखिए पंक्ति, ये मैं पेन चला रहा हूँ, पंक्ति स्तंभ ये दोनों जब बराबर हो, पंक्ति स्तंभ दोनों बराबर हो, तब वर्ग अवयव होता है, यानी m × n इसका तीसरा ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसमें अभी m भी कहा, n भी कहा, रो भी कहा, कॉलम भी कहा, तो ये चक्कर क्या है, मैं सब एक ही में क्यों खिचड़ी पका रहा हूँ, सोच रहे हो गए। तो आइए मैं इसको बता देता हूँ सही से।
इंट्रोडक्शन है, इसे तो आपको पहले पढ़ना चाहिए। देखिए A11 कोई अवयव है, यानी कोई अवयव में 4 अवयव हैं, तो ये आपको बहुत आसानी रहेगा सीखने का। जो m×n होती है वो हमेशा इधर लिखी जाती है साइड में, इसकी कोटियाँ होती हैं, ठीक है। पंक्ति को आप रो से लिख सकते हैं, रो 1, ठीक है, रो 2, ठीक है। कॉलम होता है C1 यानी स्तंभ, जितने भी हों C1 C2 C3 जितने भी हो, R1 R2 ठीक है। पंक्ति क्या होती है, R1, पंक्ति को R1 से लिखते हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति को R2 होगा, ठीक है। m×n कोटि होती है, तो इसलिए पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है और बाद में फिर n यानी स्तंभ की संख्या। तो मैं यही बता रहा था, m×n कोटि होती है, उसकी m×n की गुणा अवयव की संख्या बताती है, मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं बार रो भी कॉलम भी बोल रहा तो आप कंफ्यूज हो गए सब कुछ एक ही बता दिया, तो ये नहीं। पंक्ति को रो से, दूसरी पंक्ति R2, स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2। m×n कोटि है, ठीक है, पंक्ति को R1 से और स्तंभ को C1 से, ठीक है। कोटि को हमेशा इधर से लिखते हैं, ठीक है। और इसका भी मतलब पंक्ति होता है m का, और R का R1 और m दोनों पंक्ति।